राम राम भाइयों। मैं हूं आपका भाई हरीश यादव। आज आ गया एक और वीडियो लेके आपके लिए। आज के वीडियो में भाई बात करेंगे अपन अभी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है। तो एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम जो होना है वो क्या कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, क्या सैलरी रहेगी एसबीआई क्लर्क की, और एसबीआई क्लर्क में और नेशनलाइज्ड बैंक जो सरकारी बैंक है उनकी क्लर्क की सैलरी में कितना क्या डिफरेंस रहेगा। मैं बताऊंगा कि एक बैंकर की क्या एडवाइस है, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से बेसिकली तैयारी नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें आप। पेपर अटैम्प्ट करने का जो तरीका होगा उस दिन जो आपका तरीका है वही मैटर करता है। तैयारी सभी की रहती है लेकिन एक लक होता है, एक पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है। अगर आपने उस दिन सही चीज़ें चुन ली तो बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर, और उसी दिन अगर आपने किसी गलत क्वेश्चन में फंस गए तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। एक पूरे साल की 1.5 साल की मेहनत आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो आज हम वो बताएंगे आपको कि पेपर अटैम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी हैं इस चीज़ से लेके। तो ये है भाई वैकेंसी अपनी अब की बार 5,454, मतलब लगभग 5,500 वैकेंसी हैं। ये अब एक ही वैकेंसी है स्टार्टिंग की, बाद में थोड़ी चेंज भी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है इनमें। सोचें तो थोड़ा सा ऊपर ही जा सकती हैं, नीचे आने का तो कोई चांस नहीं है। आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो है 27 अप्रैल से इसका ये अप्लाई करने का फॉर्म अप्लाई करने का टाइम शुरू हो गया है। 27 अप्रैल से 17 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो प्री एग्ज़ाम होना है वो लगभग मान के चलो जून में होगा। तो जून का आप अभी मान के चलो होगा ये। अगर कंडीशन अपनी कोविड की जो अभी चल रही हैं, कोरोना के जो हालात चल रहे हैं, अगर इससे बदतर हुए तो होना मुश्किल है, नहीं तो आप मान के चलो जून में होगा। आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करो कि जून में होगा ये पेपर। और जून में प्री होना है तो समझ लो मैक्सिमम 1 से 1.25 महीने के अंदर अंदर मेंस भी हो जाएगा। बैंक एक पहली ऐसी जॉब होगी गवर्नमेंट वाली जो कि बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगाते हैं अपने पेपरों में। इनका जो टाइम बोला है उस पर कराते ही कराते हैं। और प्री और मेंस के बीच में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते आपको। अगर आप सोचो कि पहले प्री का रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू करूँ तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। हर प्री और मेंस के एग्ज़ाम में 1.25 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा से 1.5 महीने तक का टाइम मिलेगा। और शुरू में वो भी 20 दिन रिजल्ट आने में आ जाएंगे, तो आपके पास वही 15 से 20 दिन बचते हैं। तो आप टाइम ख़राब ना करें, अपनी प्री को अच्छे से अटैम्प्ट करें, साथ के साथ मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ये आपका प्री का पैटर्न हो गया। प्री में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। टाइम तीनों का फिक्स रहेगा 20-20 मिनट का। इसमें एक चीज़ होगी कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कोई भी। जैसे नॉर्मली पीओ में होती है सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। टाइम सिर्फ सेट है कि 20-20 मिनट में तीनों चीज़ों को आपको अटैम्प्ट करना होगा। आप बीच में स्विच नहीं कर पाएंगे कि एक बार इंग्लिश पे जाके फिर क्वांट पे चले गए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। 20 मिनट पहले आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करना है, फिर 20 मिनट क्वांट अटैम्प्ट करना है, फिर 20 रीजनिंग। और इसमें मार्क्स भी बताए गए हैं कि 30 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। क्वांट के 35 होंगे और रीजनिंग के भी 35 होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपको जो 1 घंटे में अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, तो आप ये फिक्र ना करें कि मेरा कोई एक पेपर सेक्शन ख़राब हो गया है तो मेरा क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्री के लिए आप बेस्ट कोशिश करें कि जो आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है आप उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और उसी को ज़्यादा टाइम दें। जैसे आपकी इंग्लिश अगर वीक भी है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम दे ही ना। अभी स्टार्टिंग में तैयारी में इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम ना दें, पर इतना ज़रूर करें कि 30 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कम से कम इतने मार्क्स आपके आएँ कि ओवरऑल आपका इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि हो सकता है आपका क्वांट बहुत अच्छा हो लेकिन पेपर वाले दिन क्वांट का सेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट आ जाए, इंग्लिश बहुत ईजी आ जाए। तो आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है उस सेक्शन को, सभी पे तैयारी करनी है, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर ज़्यादा मेहनत करें आप। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो हो सकता है आप क्वांट में के अकेले के दम पे पूरा पेपर क्लियर कर दें। ठीक है, रीजनिंग पे क्लियर कर लें, किसी पे भी कर सकते हैं आप। और जो मेंस के लिए अप्लीकेंट बुलाए गए हैं वो होंगे 10 क्रॉस, मतलब 5400 वैकेंसी हैं तो 54,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें मेरिट लिस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे 1 नंबर से क्वालिफाई करें, चाहे पॉइंट पे क्वालिफाई करें, चाहे आप ऑल इंडिया टॉपर बन के क्वालिफाई करें,
आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, उसके आगे इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आप जोर रखें, अपने पिछले साल की कट ऑफ ध्यान दें, उसी कट ऑफ को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चलें, पेपर अटैम्प्ट उसी हिसाब से करें कि स्कोर मेरा इतना कम से कम रहे। दूसरी बात, एक मेन चीज़ बोलना चाहूँगा, रीजनिंग में पहले आप कोशिश करें, कि जो पजल्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब कुछ अटैम्प्ट हो जाए, पजल्स पे लास्ट में जाएं, क्योंकि पजल का ऐसा है, अगर बनी तो 1-2 मिनट में पूरी बन जाएगी और आपका पूरा क्वेश्चन 5 नंबर सोल्व हो गए खरे हैं। अगर आप एक पजल में फंस गए तो आप फिर ये भी सोचते हैं कि यार टाइम भी निकलता जा रहा है और पजल सॉल्व भी नहीं हुई, आपका दिमाग वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि यार पजल को चलो 1 मिनट और दे दो, कुछ सेकंड्स और दे दो, क्या पता है सॉल्व ही हो जाए। तो ऐसे सोचते सोचते करते करते आप बिल्कुल डबल माइंडेड हो जाएंगे, आप पजल को छोड़ भी नहीं पाएंगे, छोड़ दिया तो वैसे दिमाग ख़राब रहेगा कि इतना टाइम पजल पे लगाया और सॉल्व भी नहीं हुई। और अगर करने में फंसे रहे तो फिर आपको वैसे नुकसान हो रहा है, टाइम आपका जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो पजल्स को लास्ट में अटैम्प्ट करें, पहले बाकी रीजनिंग को अटैम्प्ट कर लें। मैं तो कहूँगा प्री के लिए तो चाहे पजल्स को छोड़ ही दो आप, प्री 15 से 15 नंबर की मैक्सिमम पजल आएंगी आपकी। एक तो सिंपल सी पजल मिलेंगी, दो मान के चलो जो हार्ड होंगी, 1 से 2 सिंपल रहती हैं, 1 से 2 बिल्कुल हार्ड होती हैं। तो जो सिंपल वालियों को उनको ज़रूर कोशिश करें करने की, हार्ड वालियों का आप छोड़ के ही चलो। यहाँ हमें 30 मार्क का बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पेपर को क्लियर करना है, हमें ऑल इंडिया टॉपर बनना नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग में पजल्स को बिल्कुल ध्यान से चुने, कौन सी पजल करनी है कौन सी नहीं करनी है, सबसे मेन चीज़ यही है रीजनिंग की। बैंकिंग में रीजनिंग का फंडा यही है कि पतली गली से निकल लो बस। मेंस का पैटर्न अपना ये होगा भाई, रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बाकी मेन रीजनिंग होती है। पहले अलग अलग होती थी, अभी बैंकिंग में कंबाइंड कर दिया, एक ही सेक्शन हो गया है। 50 क्वेश्चन होंगे आपके, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो इसमें कंप्यूटर के मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड, बाकी रीजनिंग होगी पूरी। और इसमें भी वही रहेगा, रीजनिंग में आप पजल को छोड़ के पूरा रीजनिंग अटैम्प्ट कर लें, फिर पजल्स पे आएँ। पजल्स में भी पहले सिंपल वाली पजल से अटैम्प्ट करना शुरू करें, जो आपको देख के लग रहा हो एक स्टेटमेंट ही बहुत सारी हो, उसमें पढ़ने में इतना टाइम लग रहा हो, तो उसको छोड़ के चलो। छोटी पजल्स को पहले सॉल्व करो, उसके बाद बड़ी वालियों पे आओ, ठीक है। पजल्स को चूज़ करना सबसे बड़ा बेसिक फंडा यही है बैंकिंग में। बैंकिंग एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको यही चीज़ आनी चाहिए कि मेरे को कौन सी पजल छोड़नी है और कौन सी पजल अटैम्प्ट करनी है, बस। अगर आप 30 मार्क का बनने लगे कि मेरे को तो पहले पजल ही करनी है, मैं बाकी बाद में देखूँगा, तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो आप पजल अटैम्प्ट कर दें और क्लियर कर जाएँ पेपर को। नहीं तो आप उस पजल में फंस के अगर बैठ गए तो आपका पेपर गया, आपकी 1 से 1.5 साल की मेहनत गई। दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आप 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स होंगे, 35 मिनट्स में अटैम्प्ट करने होंगे। इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर पे ध्यान दें, और दूसरा मेन जो होगा वो वोकैब वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जैसे सीजीएल में वोकैब पे बहुत ध्यान दिया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर इतनी नहीं है। मेन ग्रामर आएगा और कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, पजल पैराग्राफ होगा, उनको सीरीज़ में लगाना होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये मेन आपका होगा कि आप जितनी इंग्लिश पढ़ें, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे अपने पिछले 10 ईयर्स के पेपर मिल जाते हैं, किरण के सबसे अच्छे आते हैं, किरण पब्लिकेशन के, तो वो पेपर मंगा लो, ले लो मार्केट से, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। जितने ज़्यादा सोल्व करोगे, जितने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, और उससे एक पैटर्न पता चलेगा कि इंग्लिश में किस हिसाब से पैटर्न सेट होता है। एक पैराग्राफ जो हम बनाते हैं किस हिसाब से बनाए, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आए, या एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा 7-8 नंबर का, तो उसको पढ़ के उसके बेस क्वेश्चन होंगे, वो आप कैसे सोल्व करेंगे, वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे। अगला सेक्शन है क्वांट का। क्वांट में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम होगा। क्वांट में तो नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या छोड़ के चलना है, क्या लेके चलना है, ज्योमेट्री तो आएगी ही नहीं बिल्कुल। तो
क्वांट तो ओवरऑल सेम ही रहेगा। आप बस ये देख लें कि आपका अपना सेक्शन कौन सा मजबूत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। कि कोई चीज़ हो कि मेरे को ये चीज़ क्वांट में अच्छी आती है, ये चीज़ में मैं फंसता हूँ क्वांट में, तो जो आपको अच्छी आ रही है पहले आप वो चीज़ें अटैम्प्ट करें। मैं तो कहूँगा क्वांट में तो लगातार करते चलो आप। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ज़्यादा टाइम ख़राब मत करो, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको करो, नहीं हो रहा है उसको मार्क करके चलो, आगे बढ़ जाओ। पेपर एक चीज़ पक्का ध्यान दें कि पेपर मुझे कम से कम 50 क्वेश्चन जो हैं क्वांटम में, मुझे 50 के 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है। अगर आप शुरू में मान लो हार्ड क्वेश्चन आ गए, उनको सॉल्व करने में आपने टाइम ख़राब कर दिया, आप पहुंच पाए 45-40 तक, लास्ट के 4 क्वेश्चन पता चला वो थे जो बिल्कुल बस 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में सॉल्व हो रहे थे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान दें कि सेक्शन जो भी हो लास्ट क्वेश्चन तक मुझे जाना ही जाना है, मुझे शुरू में फंस के नहीं बैठना है। जहाँ भी आप अटक रहे हो क्वेश्चन को मार्क करो, छोड़ दो, मार्क करो, छोड़ के आगे बढ़ लो। हर एक सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन तक जाना ही जाना है। उसके बाद दोबारा आ जाओ, जब सब अटैम्प्ट हो गया उसके बाद दोबारा आ जाओ, फिर उन क्वेश्चन को देखो, मार्क किए हुए क्वेश्चन को क्या था उनमें। लास्ट सेक्शन होगा आपका जर्नल अवेयरनेस का। जर्नल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट के। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा होगा 35 मिनट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको 15 मिनट में पूरा करके बैठ जाओगे, अगर आएगा तो। नहीं आएगा तो गैस लगा के बैठ जाओगे। तो इस क्वेश्चन के लिए, बाकी सब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा किरण पब्लिकेशन की बुक। प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं किरण पब्लिकेशन के, हर एक सेक्शन की अलग अलग बुक भी आती हैं, वो ले सकते हो। जर्नल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अड्डा 247 की कैप्सूल आती हैं। अड्डा 247 की जब एग्ज़ाम होना होता है उससे कुछ दिन पहले ये कैप्सूल देते हैं, कैप्सूल बना के डाउनलोड कर हो जाएगी वहाँ से, आपको ऐप से PDF फॉर्म में 80 से 90 पेजेस की कैप्सूल होगी, उसमें सारी चीज़ें आएंगी। आप मान के चलो अगर वो कैप्सूल आपने अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से याद कर लिया उसमें से, तो 50 में से 20 से 25 नंबर तो आपको आने ही आने हैं। वो इतना काम करते हैं बैंकिंग पे, ठीक है, क्योंकि वो मेन है। अड्डा 247 जो है वो मेन है बैंकिंग का ही। तो वहाँ से कैप्सूल तो बैंकिंग में तो सभी बोलते हैं भाई वो अड्डा 247 वाले कैप्सूल पढ़ ली तो मतलब आपका पेपर लगभग सही जाएगा। वो और भी सब चीज़ों के लिए देते हैं, क्विज आती हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हेल्पफुल है। लेकिन वो जो मेन है अड्डा 247 की जर्नल अवेयरनेस वाली कैप्सूल है, वो बहुत मेन है। जर्नल अवेयरनेस के लिए वही एक चीज़ पढ़ लो, बहुत है वो। बाकी औरों की भी पढ़ सकते हो आप, टेक्स्ट बुक की भी पढ़ सकते हो, ऑलिव बोर्ड की भी पढ़ सकते हो, पर अड्डा 247 वाली मेन है, मैं वही रिकमेंड करूँगा कि वो पढ़ो बस आप। तो टोटल 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और 2 घंटे 40 मिनट में आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 200 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, ये ध्यान दें। और यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, और जो यहाँ नंबर आएंगे उनके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ सेक्शनल भी क्लियर करनी है आपको, ये नहीं आपने एक सेक्शन बहुत अच्छा कर दिया, एक आपका ख़राब हो गया, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप फेल हो। चाहे ओवरऑल आप क्लियर कर रहे हो, अगर एक सेक्शन में फेल हो गए तो फेल हो आप। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, ओवरऑल भी क्लियर करनी है, और मेरिट लिस्ट को भी क्लियर करना है आपको। तो अब करते हैं आपकी बात सैलरी की। आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 17,900 बेसिक है अभी 11 पाइपेटाइट के बाद नए क्लर्क का। उसके ऊपर 1,000 रुपये के 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, 20,900 पहुँच जाएगी सैलरी। फिर 1,230 के 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, आपकी 24,500 900 पहुँच जाएगी। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे इंक्रीमेंट और मिलते रहेंगे, वो अभी अपने लिए इरेलेवेंट है, अपने रिलेटेड नहीं है। जो अपनी आपकी नई बेसिक अभी बनेगी SBI क्लर्क की, वो बनेगी 17,900 प्लस 2,000 जो हर एक ग्रेजुएट को मिलते हैं, जो आपको SBI में भी मिलेंगे, अदर बैंक्स में भी मिलेंगे। तो आपकी 19,900 बेसिक बनेगी SBI में भी, अदर बैंक्स में भी। लेकिन SBI में स्पेशल चीज़ क्या है कि वो अपने क्लर्क को 2 इंक्रीमेंट और एक्स्ट्रा देता है। अपने जो नए क्लर्क हैं उनको 2 इंक्रीमेंट और एक्स्ट्रा देगा, मतलब एक 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट और एक 1,230 रुपये का इंक्रीमेंट, मतलब एक 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट और एक 1,230 रुपये का इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो SBI स्पेशल हैं, जो अदर बैंक्स में नहीं है। तो आपकी टोटल बेसिक बनेगी 22,130। तो भाई ये था SBI क्लर्क के बारे में, मैंने आपको पूरा बताया। अब एक बार बुक्स की और बात करें, स्पेशली बुक्स की बात करें तो बुक्स में देखो क्वांट के लिए तो आप
किरण पब्लिकेशन बोलूँगा मैं, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, पिछले साल के सभी क्वेश्चंस होते हैं उसमें टॉपिक वाइज। उसमें लिखा भी मिलेगा आपको कि ये कौन से टाइम पे कब आया है क्वेश्चन, तो वो चीज़ ले लीजिए, वो चीज़ सही रहेगी। और क्वांट के बाद रीजनिंग की बात करें तो वो रीजनिंग में भी किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, पिछले 5 से 10 साल का पेपर रहते हैं उसमें, सभी क्वेश्चंस रहते हैं, सही रहेगा वो चीज़। इंग्लिश के लिए भी किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं आप, पिछले 10 साल के पेपर रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ ग्रामर की और उसकी बुक लेनी हो तो मैं बोलूँगा नीतू मैम वाली बुक ले लीजिए, प्लेन टू पैरामाउंट, जो नीतू मैम की है बुक, इंग्लिश की काफ़ी अच्छी बुक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बल्कि चाहे आप इस इंग्लिश के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट ही पढ़ लें, एक वो बहुत है, आपको किरण पब्लिकेशन वाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ बार बार कि आप अड्डा 247 वाली एक कैप्सूल पढ़ो, उसको रट के घोट के पी लो, बस बहुत है वो, एक कैप्सूल आपके लिए बहुत है वो। हाँ, यही ज़रूर याद रखना है, उस कैप्सूल में जो पढ़ो वो याद रहे, ऐसा ना हो वो ऊपर से जाए फिर एग्ज़ाम के टाइम। तो 5 से 7 बार उस कैप्सूल को पढ़ लो अच्छे से, बहुत रहेगा जनरल अवेयरनेस के लिए। बाकी रूटीन में अपनी न्यूज़ पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, न्यूज़ में ये नहीं आप जी न्यूज़ देखने लग जाओ, न्यूज़ का मतलब है जो भी आपके, जैसे अड्डा 247 आप यूज़ कर रहे हो, अगर अड्डा 247 यूज़ कर रहे हो तो अड्डा पे डेली के डेली न्यूज़ आता है, एक PDF डाउनलोड आता है लिंक, उस पर PDF में डेली के डेली न्यूज़ आएंगे जो आपसे रिलेटेड हैं, फालतू की चीज़ें नहीं। ठीक है भाई, बताओ वीडियो कैसा लगा हो, मेरी एडवाइस कैसी लगी हो ज़रूर बताएं। और जिस भाई की मदद हो जाए तो वो कमेंट ज़रूर करें यार कि हाँ आपकी एडवाइस कुछ काम आई थी, आपका कहा हुआ कुछ काम आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो कोई भाई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर दो, उसकी मदद हो जाए, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नंबर थोड़े बहुत बढ़े हैं तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है भाई, बाकी थोड़ी आज फालतू हो गई है उसके लिए माफ़ करो, बाकी जय हिंद जय भारत।